नमस्कार, द हिमालयन गैजेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। मध्य हिमालय में बसा ये राज्य प्राकृतिक स्थिति के लिए पर्यटकों के बीच तो मशहूर है ही, साथ ही साथ आपदा को लेकर भी ये आपदा के लिहाज से एक संवेदनशील इलाका भी है। अगर उत्तराखंड के भूगोल के बारे में आप उत्तराखंड के भूगोल में आप जानना चाहते हैं, विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये पुस्तक उत्तराखंड का भूगोल चंद्रशेखर तिवारी जी द्वारा लिखी गई है। इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने पुस्तक पढ़ी है, बड़ी ही रोचक पुस्तक है और न केवल ये उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति की बात करती है, बल्कि यहाँ की मानवीय जो संवेदनाएं हैं, जो परंपरागत लघु हस्तरेखा उद्योग है, उनके बारे में भी विस्तृत से चर्चा करती है। चंद्रशेखर तिवारी जी, इनके लेखक की हम बात करें तो तिवारी सर ने पहाड़ के पर्यावरण, नियोजन, कला, संस्कृति को लेकर काफ़ी लिखा है। अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। इनकी कुमाऊं के आंचल में रामलीला, हिमालय के गांव में, उत्तराखंड होली के लोक रंग आदि अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में ये नियमित वार्ताकार हैं और वर्तमान में देहरादून स्थित देहरादून लून लाइब्रेरी और शोध केंद्र से संबंधित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो सबसे पहले तो मेरा यही प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड का भूगोल। हाँ। आपने यहाँ तक मैंने जानकारी इकट्ठी की, आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय से भूगोल में एमए किया है, आपने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था। पर अभी तक की आपकी अगर हम पुस्तकों को देखें तो ज़्यादातर कला, संस्कृति या पर्यावरण से संबंधित थी। फिर अचानक हट के वापस अपने सब्जेक्ट में आना, भूगोल में आना, इसका क्या कारण रहा? हाँ, ये आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया। दरअसल मेरी जो पढ़ाई है एमए में, मेरी भूगोल विषय से ही मैंने किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से मैंने 1983 में मैंने ये एमए किया और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं इस पर शोध कार्य करूं और कुछ प्रारंभिक रूप से वो शोध कार्य चला भी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई तो वो बाद में शोध कार्य नहीं हो सका। बाद में और भी मैंने कई प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा हुआ कि मुझे उसमें एक प्रकार से आप कहें सफलता जैसी नहीं मिल पाई। वो कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण जो भी रहे हैं, फिर मैंने क्या कहते हैं इसका जो शोध कार्य वाला विचार त्याग दिया और मैं 1986 में यहाँ लखनऊ में गिरि विकास अध्ययन संस्थान में, तो वहाँ मुझे कुछ एक परियोजना के तहत 2-3 साल की कुछ उसमें मुझे काम मिला। तो उस दौर में तो हमारे कई साथी थे, जो हमारी टीम थी, तो जो उत्तराखंड, उसमें तो उत्तराखंड राज्य था नहीं, तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जो क्षेत्र कहा जाता था, तो उसका एक सामाजिक, आर्थिक और वहाँ के विकास से संबंधित एक वो परियोजना थी और उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोड़ा में था। तो हम लोग जी, ये 86 की बात, तो 86 से लेके 3 साल तक हमने इसमें काम, 89 तक का इसमें काम किया। तो उस दौर में हमने कई पहाड़ के गाँव की यात्राएं की और वहाँ के लोगों से बातचीत की उस परियोजना से। तो उसमें ये विचार आया कि ये कम से कम जो हमारा जो पहाड़ का जो ये गाँव है, ये पहाड़ के गांव हैं, यहाँ की क्या स्थिति है, सामाजिक और आर्थिक और भौगोलिक परिवेश क्या है, तो उसमें हमने पैदल यात्रा की तो उसमें हमें बहुत ज्ञान मिला। तो उसकी परिणति ये रही कि हमने धीरे धीरे हमारे साथियों ने और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी, तो इस तरह से कई आलेख उसमें पहाड़ के सामाजिक, आर्थिक और इस पर लिखे। तो धीरे धीरे बाद में इस तरह से वो कई पत्र पत्रिकाओं में छपते भी रहे और इसके बाद फिर मैं राजग्राम विकास संस्थान में रहा, तो वहाँ भी जो भी ग्रामीण विकास से संबंधित काम किया। उसके बाद मैं अल्मोड़ा में उत्तराखंड सेवानिधि में रहा, तो वहाँ भी पर्यावरण से संबंधित कई काम किए और उसके बाद 2007-08 में मैं यहाँ देहरादून के ये दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में यहाँ मतलब एक बतौर जो रिसर्च एसोसिएट के रूप में यहाँ पर मैंने काम किया। तो एक प्रकार से जो आपने जो सवाल किया कि भूगोल, तो मेरा जो भूगोल का जब शोध कार्य से जो मेरा एक प्रकार से अलगाव जैसा हो गया, तो लेकिन मैंने पहाड़ के पर्यावरण, संस्कृति, समाज, इन सब पर मैंने लिखा, लेकिन इसके मूल में कहीं ना कहीं भूगोल था, लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप से था नहीं। तो ये मेरे मन में कई बार से विचार भी आया कि मैंने कहा मैं भूगोल का विद्यार्थी हूँ और मैंने अपने विषय के साथ कोई न्याय नहीं किया और मेरी ये बड़ी उत्कंठा भी रही। तो कुछ संयोग ऐसा हुआ, इधर
जब ये कोविड काल था तो उस टाइम में थोड़ा सा फुर्सत भी मिली, तो उस बीच में ही मेरी ये जो पूरा ये काम था। अच्छा। हालांकि भूगोल एक बहुत व्यापक विषय है, लेकिन मैंने इसका जो प्रथम भाग है केवल प्राकृतिक और सामाजिक संदर्भों को छूते हुए तो मैंने ये पुस्तक की रचना की, ये रहा। तो मुझे एक बड़ी संतुष्टि भी मिली है कि मैंने जो मेरा विषय रहा है तो उसके साथ मैंने एक तरह से न्याय किया है। जी, पहाड़ों का तो जैसे आपने बताया अभी रीति रिवाज भी भूगोल से जुड़े होते हैं, बहुत तरीके से जुड़े होते हैं, काफ़ी हमारे पर्यावरण के त्यौहार भी हैं। तो भूगोल की तो हम बात करेंगे ही। आपने एक अच्छी चीज़ जो मैंने किताब में पढ़ी इसमें छुई है, थोड़ा सा इतिहास को भी छुआ है। अगर हम इतिहास की बात करें तो केदारखंड और मानखंड को आपने छुआ है। एक यात्रा रही है केदारखंड और मानखंड की, कुमाऊं और गढ़वाल तक की। तो कहाँ पे हमें इसका उल्लेख मिलता है? केदारखंड गढ़वाल कब कहा जाता था गढ़वाल कुमाऊं को? कुछ ये जो आपने सवाल किया, दरअसल जो हमारे उत्तराखंड को है, इससे पहले भी कई नामों से इसको जाना गया। तो इतिहासकारों ने इसके कई अलग अलग नाम दिए हैं। कभी ये गोविशाण के यहाँ उल्लेख मिला जब ये चीनी यात्री आए, और उसके बाद इसको कहीं पर्वतागर राज्य भी कहा गया और कहीं हिमवंत प्रदेश भी कहा गया। तो इस तमाम नामों से इस तरह से जाना गया। और एक जो इसका ज़्यादा जो ये मिला है, जो कई इसमें लिखे गए हैं जो इस तरह के पौराणिक, उनमें तो उनमें जो सबसे ज़्यादा है कि केदारखंड और मानसखंड। तो जो केदारखंड की जो आपने बात की, केदारखंड मूलतः ये आपके इधर हरिद्वार से लेके ऊपर पर्वतांचल, यानी कि जो मतलब जो महान हिमालय है पर्वत से वहाँ तक, और इधर टॉन्स नदी से, जो ये टॉन्स ये यमुना के बाद जो है इधर ये जो हिमाचल से जो बनाती है सीमा रेखा, यहाँ से लेके जो अभी ग्वालदम के पास है बदानगढ़ी कहते हैं, बौद्धांचल भी कहते हैं, तो वहाँ तक का जो इलाका जो है मोटा मोटा, तो ये मतलब आप लगा लीजिए पश्चिम से पूर्व तक बदानगढ़ी, और नीचे आपके दक्षिण में हरिद्वार से लेके ऊपर उत्तर में जो हिमालय का है, तो यहाँ तक का ये केदारखंड का है। और अब बात आपने कही जो मानसखंड, जिसको अभी कुमाऊं कहते हैं, और केदारखंड में ये गढ़वाल आ गया। तो जो कुमाऊं का जो मानसखंड का है, तो उसका भी आप ये जो बौद्धांचल यानी बदानगढ़ी से लेके आपके इधर पूरब में काली नदी तक का। अच्छा। और ऐसे ही अगर नीचे दक्षिण में मोटा मोटा माने इधर जसपुर से या इधर ये काशीपुर से लेके ऊपर ये जो महान हिमालय तक का है, ये मानसखंड में आया। तो इस तरह से इसको एक आधार मिला। बाद में जब ये जिस समय भारत और ये चीन का युद्ध की इसकी परिणति आए, तो जब हमारा यहाँ से तिब्बत के साथ व्यापार चलता था, तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के उसमें थे, तो इन्होंने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के, उस समय हमारे 8 ज़िले हुआ करते थे, उसमें उत्तरकाशी और शायद टिहरी भी रहा, लेकिन ये चमोली और ये पिथौरागढ़ के 3-4 ज़िले जो थे, तो इसको एक विशेष राज्य का, इसको उत्तराखंड का वो दिया था नाम। तो ये क्योंकि ये एकदम संवेदनशील था उसमें भारत और चीन के युद्ध के हिसाब से, तो उसमें फिर तिब्बत और भारत का वो भी रुक गया, तो उसका उत्तराखंड वो नाम दिया। बाद में यही उत्तराखंड धीरे धीरे जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन भी हुआ, उसके बाद तो फिर ये एक पृथक राज्य के रूप में जो लड़ाई लड़ी गई, ये उत्तराखंड के नाम से चला गया। हालांकि बाद में इसको कई जगह पर उत्तरांचल भी कहा गया, लेकिन बाद में फिर संशोधन करके अभी जो हमारा जो वर्तमान में है वो उत्तराखंड राज्य के रूप में ही इसको नाम दिया गया। बहुत रोचक जानकारी आपने दी है चीन युद्ध की जो आपने बात करी। आर्यल सिंह जी का आपने जिक्र किया है पुस्तक में कि उत्तराखंड के जल प्रवाह को उन्होंने 3 भागों में बांटा है जी। भागीरथी अलकनंदा बेसिन, यमुना टॉन्स बेसिन और काली बेसिन। हाँ जी हाँ। पर आपने अपनी पुस्तक में इनको 4 भागों में बांटा है। अगर मैं नाम लूँ तो गंगा प्रवाह तंत्र, यमुना प्रवाह तंत्र, काली प्रवाह तंत्र और रामगंगा प्रवाह तंत्र। तो ये रामगंगा प्रवाह तंत्र अतिरिक्त रूप से ये बांटने के क्या कारण आपको? ये असली में जो आपने जो सवाल किया, ये देखिए जो अलग अलग जो भूगोलवेत्ता होते हैं उनका एक अलग नज़रिया होता है, और वो आपने एक विशेष मतलब एक अपनी जो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, तो उस हिसाब से उनको उपयुक्त लगा होगा। तो दरअसल जो मेन जो हैं, जो आपने जिक्र किया, इधर आपका एक यमुना इसका बेसिन, इसका जो ये प्रवाह है, और दूसरा गंगा, उसको उसमें अलकनंदा लिखा, अलकनंदा और भागीरथी दोनों। और फिर तीसरा जो इन्होंने दिखाया काली नदी, जो काली नदी का है। मेन तो ये 3 हैं। और जो पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा भी एक प्रकार से बड़ी नदी है।
तो उन्होंने तो जिक्र नहीं किया, उन्होंने रामगंगा को ये उसी जो गंगा के उसमें माना है ना, क्योंकि जो रामगंगा और इधर से जो रामगंगा के साथ और नदियाँ जैसे कोसी है और नदियाँ ये भी रामगंगा में गंगा में ही मिलती हैं। लेकिन जो मेरा विचार है, ये जो मैंने भी जो इसमें 4 भागों में, इससे पहले जो एक हमारे कई भूगोलवेत्ता हैं, ये शरद चंद्र जोशी जी हैं या और कई भूगोलवेत्ता हैं, तो उन्होंने भी दरअसल इसी जो पैटर्न में मतलब इसको दिया है कि 4 भागों में। तो मैंने सिर्फ इसलिए इसको जो आपका सवाल है अतिरिक्त, हालांकि नदियाँ तो वही हैं उसमें, तो उसका एक और क्लियर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बारे में भी जाने, तो इसलिए दिया है। तो इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 3 ही हैं या ये 4 ही हैं। तो एक भूगोलवेत्ता का अपना नज़रिया होता है, वो किस तरह से उसको प्रतिपादित करे। तो ऐसी भी कई चीज़ें हैं, जैसे वनों का वर्गीकरण है, जलवायु का वर्गीकरण है, तो इसमें थोड़ा बहुत जो है भूगोलवेत्ता का अपना नज़रिया होता है, वो उसी तरह से उसको प्रतिपादित, या कोई किसी का समर्थन करता है या कोई अपने नज़रिए से करता है, ये है। और बाकी नदियाँ तो अपनी जगह पर हैं, बस ज़रा सा उसको और स्पष्ट किया है, बस ये इसका उद्देश्य रहा। काफ़ी आप एक बहुत अच्छी जो बात, मुझे बहुत रोचक बात इस पुस्तक में जो मुझे लगी, भूगोल के साथ आपने परंपरागत जो लघु उद्योग को उसमें रखा है। आपने शिल्प, ताम्र शिल्प की बात करी है, आपने रेखा शिल्प की बात करी है, हथकरघा उद्योग, काष्ठ शिल्प की आपने बात करी है। भूगोल के साथ इसको जोड़ने में, और आपने इसमें बताया भी है किस तरह से लुप्त होते जा रहे हैं, क्या कुछ खास वजह रही इस पुस्तक में इनको शामिल करने की? दरअसल जो है, अगर ये भूगोल का, अगर हम एक जो भूगोल के 2-3 पहलू, एक प्राकृतिक भूगोल, एक संसाधन भूगोल और एक मानव भूगोल कहें, तो जो ये उद्योग की बात है, अगर इसको आर्थिक परिप्रेक्ष्य या हम इसको दूसरा कहें आर्थिक भूगोल के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रोज़गार या जो हमारे समाज की आजीविका को चलाने में या जो भी है एक उपक्रम बनाने में सहायक करते हैं। तो जहाँ यहाँ पर आपने जो परंपरागत उद्योग की बात की है, ये परंपरागत उद्योग सिर्फ यहाँ पर मैंने इसलिए दिया इसको, मतलब इसी प्राकृतिक उसमें इसलिए दिया क्योंकि ये सब प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। जैसे मैंने इसमें प्रयास किया कि जैसे रेशा है, रेशा शिल्प उद्योग है, या वस्त्र का है, तो अब रेशा शिल्प उद्योग में हमारे वहाँ जैसे भांग के हैं या भीमल के हैं या और रेशा, तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हैं। और जैसे घराट का इसमें जिक्र है, वो जल भी, ये मतलब जो पानी के उससे जुड़ा है। और इसके अलावा जैसे काष्ठ कहें आप, जो वनों से जुड़ा है। इसी तरह से जो हमारे वहाँ पुराने समय में, या आप ये जानते होंगे कुमाऊँ हो या गढ़वाल हो, यहाँ का ताम्र उद्योग विशेषकर कुमाऊँ का बहुत प्रसिद्ध रहा है। और लोहे का भी यहाँ पर कई जगह पर मिलता है कि इस तरह से तो सिक्के भी मेरे ख्याल से सिक्के भी यहाँ पर अल्मोड़ा इसके आसपास ये हैं। और जो पुराने जो ताम्र का ये जो इस तरह से जो खरही इलाका है बागेश्वर के, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा। पहले तांबा भी यहीं खोदा भी जाता था और बनाया भी जाता था। फिर बाद में कहते हैं जब ब्रिटिश टाइम में फिर इसका थोड़ा सा इन्होंने कुछ रोक लगाई, तो ये बाहर से आयातित करके तब ये बनाया, तो ये इस पर तब से संकट भी उत्पन्न हुआ। तो इसलिए लोहे का है या मृदा उद्योग है या गुड़ उद्योग, अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें, दुग्ध उसकी बात करें, तो इस तरह तमाम चर्म उद्योग है। जैसे पुराने समय हमारे वहाँ चमड़े से भी जूते वगैरह बना, लेकिन अब ये सब लुप्त प्राय हो गए। और इसका सिर्फ इसमें जो आपका जो सवाल था कि इसको भूगोल के साथ जोड़ने का, क्योंकि ये एक प्रकार से अब आप देखें तो लगभग एक प्रकार से हाशिए पर आ गए और बिल्कुल विलुप्त के कई तो ख़त्म हो गए। तो इस तरह से तो इसको प्रकृति से जोड़ते हुए, और ये हमारे इस तरह के उद्योग थे, तो कहीं न कहीं जो इस तरह की जो ये उद्योग थे, ये हमारे ग्रामीण समाज के लिए एक स्वावलंबन का भी प्रतीक थे कि ये खुद ही अपने छोटे से उद्योग, इनकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती थी, हम बाहर से निर्यात नहीं होता था। ये तब संभव था जब यहाँ खेती पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन आज अब सब चीज़ आयातित हो रही है और खेती हमारी विलुप्त हो रही। तो एक प्रकार से ये जो ये इस अध्याय को देने का ये भी है कि हमारे जो युवा हैं या जो आने वाला जो समाज है, कम से कम ये जान सके कि कभी जो हमारे जो परंपरागत उद्योगों का क्या परंपरा रही थी, उसका क्या इतिहास था। तो इसलिए मैंने इसको इसमें देने का प्रयास किया। अब तो लोग भी विलुप्त हो रहे हैं गाँवों से उद्योगों के साथ साथ।
तो एक अक्सर देखा गया है, अगर भौगोलिक से ये बात करें, हमने देखा है कि जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी में मिलती है तो अक्सर ये होता है कि बड़ी नदी का नाम ही छोटी नदी ले लेती है। पर आपने इसके यहाँ पे एक जिक्र किया है, अगर मैं बात करूँ कि टॉन्स और यमुना का, आपने लिखा है कि जल की मात्रा के हिसाब से नदी को बड़ा और छोटा माना जाता है। टॉन्स में ज़्यादा है और यमुना में कम है, किंतु फिर भी जब टॉन्स यमुना में मिलती है तो उसको यमुना का नाम दे दिया जाता है। इसके पीछे ये जो आपने ये सवाल भी ज़रूर आपने जो पूछा बहुत महत्वपूर्ण है, और इस मायने में महत्वपूर्ण है कि टॉन्स नदी में पानी ज़्यादा होने के बाद भी, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी नदियाँ कहीं अगर मिलती हैं, जो बड़ी नदी में छोटी नदी मिलती है तो जो नाम होता है वो बड़ी नदी का ही रहता है। तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो इसके पीछे जहाँ तक मतलब मेरी समझ है और जहाँ तक मैंने इसमें जानकारी मतलब पता किया, तो इसमें ये है कि हमारे जो चाहे हमारे पर्वतीय समाज हो या बाहर के अन्य क्षेत्रों के समाज में हो, जो नदियाँ हैं, नदियाँ हमेशा से हमारे पुराने समय से ही पूजनीय रही हैं। इसके किनारे मंदिर हैं और तीर्थ स्थान हैं और भी कई इस तरह के जो हैं शमशान घाट हैं, तो एक प्रकार से उस तरह से इनको पूजनीय माना है। और कुछ नदियाँ ऐसी हैं तो उनको पुराणों में और या हमारे जो मिथक में कहें बड़ी धार्मिक मान्यता मिली हुई है। तो जो बात आपने यमुना नदी की कही है, उसके पीछे यही कारण रहा, क्योंकि जो यमुना नदी आती उसके पीछे उसकी धार्मिक मान्यता है। तो लोगों ने उससे भी आगे जा कर के उसकी धार्मिक मान्यता को बरकरार रखते हुए या उसको महत्व देते हुए तो वो टॉन्स को एक प्रकार से ज़रा सेकेंडरी उस पर वो किया और उसका नाम दिया। और ठीक यही बात जो आपने कही, मुझे यहाँ लगता है ये जब ये जो सरयू नदी और इधर से जो पूर्वी रामगंगा है ये हिमनद से निकलती है, जबकि सरयू हिमनद से नहीं निकलती है और ये हिमनद से निकलती है पूर्वी रामगंगा। तो इसका मिलन होता है यहाँ ये रामेश्वर में, ये पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा है उसके बीच में होता है। तो वहाँ भी सरयू में कम पानी है, लेकिन उसको जो आगे भी वो जब तक वो आपके यहाँ पंचेश्वर में मिलती है, ये तो रामेश्वर में मिलती है पूर्वी रामगंगा और सरयू, और जब ये वहाँ क्या कहते हैं सरयू नदी आगे उसमें मिलती है काली में मिलती है, तो ये पंचेश्वर में, तो वहाँ जाके तब उसको काली कहते हैं, लेकिन वहाँ तक उसको सरयू नाम किया। तो इसके पीछे जो है उस नदी की धार्मिक महत्ता के कारण लोगों ने, समाज ने, हमारे लोग ने उसको उस नाम को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, ये कारण। पुराणों में भी हो सकता है इन नदियों का जिक्र रहा। हाँ, हमारा पुराणों में भी उसके बाद लोगों का भी रहता है, तो उसकी धार्मिक मान्यता है, तो उसी रूप में वो आगे भी नाम चलन में आ गया, ये है। एक कहा जाता है कि जलवायु को अगर हम बात करें, कहा जाता है कि जलवायु व्यक्ति को प्रभावित करती है। जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पे देखें, दिल्ली के आदमी को जनरली इसलिए गर्म मिजाज कहा जाता है कि बहुत गर्मी होती है, और पहाड़ी लोगों को कहा भी जाता है कि थोड़ा शांत होते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब हिमालय की जलवायु देश को और उत्तराखंड को भी किस तरह से आपको लगता है प्रभावित करती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। अगर पूरा हम एक मतलब पूरे विस्तृत रूप में देखें तो जो पूरी जो हिमालय पट्टी है आपके इधर जम्मू कश्मीर से लेके इधर आपके पूर्व में जो भी हैं सभी नॉर्थ ईस्ट में जो भी जितने भी ये आपके राज्य हैं, तो पूरी एक अर्धचंद्र के रूप में जो उसकी पट्टी गई है, तो ये कहीं न कहीं जो हिमालय है हमको अगर देखें, अगर जो इधर जो एशिया से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको रोकता है, और इसके अलावा जो ये हिमालय है हमें जो भी आक्रमणकारी अगर माना जाए दूसरे देश के, उनसे भी रोकने में समर्थ है। और दूसरा जो ये हिमालय जो खड़ा है, इस हिमालय के वजह से ही जो हमारा पूरे देश का जो एक प्रकार से आप पर्यावरण कहें या प्रकृति कहें, जो उसको इसने हिमालय ने बहुत तरह से बचाया। अगर सीधे सीधे मैं कहूँ, अगर आज हिमालय अगर नहीं होता तो मुझे लगता है कि जो हमारा ये गंगा यमुना का मैदान और या ये नीचे आप ये देखिए, ये शायद नहीं होता, क्योंकि यही जो गंगा यमुना और या उधर से जो आपके सिंधु, जो भी इन्होंने पंजाब के जो मैदान का निर्माण, ये उन्हीं हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं उन्होंने ही इसको
क्या कहते हैं, एक प्रकार से जो अपने साथ जो ये सिल्ट लाई अवसाद जो जमा किया, तो उसी की परिणति ये है। तो खेती के लिए भी जो उपयोगी जो है पहाड़ की मिट्टी को बहा के ये लाए, ये तो इस तरह के इसमें हो गया। और दूसरी बात जो आपने कही जलवायु की, कि जो यहाँ का जो हिमालय का जो क्या कहते हैं, जो इसकी क्लाइमेट की जो विशेषता है, वो आपने कहा कि जो गर्म देश, जो गर्मी उसमें, तो उनके और पहाड़ के उसमें जो वहाँ के आदमी के व्यवहार में, जहाँ तक मैं समझ पाया, आपने कहा व्यवहार में अगर तो परिवर्तन कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच है कि आप देखिए जैसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे आप, तो जो आदमी का मानसिक जो वातावरण तैयार होगा उसी आधार पर होगा। आप देखिए जब कभी बिल्कुल अच्छा मौसम होता है तो आदमी का मन प्रफुल्ल होता है, अगर तेज़ गर्मी से आ रहा है तो आदमी व्यग्र में और गुस्से में, या कहें उसका व्यवहार आक्रामक भी होता है। तो जो बात ये कही आपने पहाड़ की, अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है और बिल्कुल जैसे ठंडी है, तो एक प्रकार से देखें उसी अनुरूप में आदमी का जो सोचने की क्षमता भी है, तो वो भी एक बड़ा कूली उसको वातावरण प्रदान करती है। और दूसरा जो यहाँ की जो ठंडी जलवायु के, आप देखें जितने भी जो ठंडी जलवायु के लोग होते हैं, वहाँ क्या होता है, आदमी का कद जो होता है कम होता है, मतलब मध्यम आकार के होते हैं, और जो उनकी जो आँखें होती बहुत छोटी हैं। आप देखिए जितने भी मंगोल एरिया और इधर ऊपर जो हायर हिमालय में देखिए, उनकी आंखें आप छोटी देखेंगी। आप देखें इधर नेपाल में या हमारे जो इधर ये जितनी जनजाति के क्षेत्र हैं शौका, तो देखें ये लगभग समानता मिलती है। तो कहीं ना कहीं जलवायु का, उनके गाल आप देखें लाल रहते हैं, वो असल में जो हवाओं के चलने से कई चीज़ें, तो ये सब कहीं ना कहीं प्रभाव इसका पड़ता है। और इन्हीं प्रभावों का जो जिक्र आपने जो अभी बात की कि जो गर्म देश का, तो निश्चित ही अगर आदमी जो गर्म प्रदेश में रहेगा और मतलब वहाँ का तापमान अधिक होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कई चीज़ों से हो सकता है वो उसके व्यवहार में भी आता है। और भूगोल में एक ये कहा भी गया है कि तीन मत हैं। एक जो शुरू में कहते हैं कि जैसे कहते हैं नियतिवाद, नियतिवाद का मतलब जो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति का आदमी पर और वहाँ के जो भी परिवेश पर प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रकृति अपने हिसाब से करती है, आदमी उसमें ढल जाता है। बाद में जो ये नियतिवाद कहें तो इसके खिलाफ कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये नियतिवाद नहीं, तो ये एक प्रकार से उन्होंने कहा कि ये एक उन्होंने बीच का रास्ता उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रकृति पर, मतलब प्रकृति हम पर नहीं, बल्कि हम प्रकृति को भी बदलाव ला सकते हैं। तब उसने क्या किया, आपने देखे मैदानी इलाकों में गर्मी के बचने के लिए उसने ये जो कूलर वगैरह हैं या एसी हैं इस तरह का इजाद किया। और जो हमारे जो पहाड़ों में हैं तो उसी तरह से उन्होंने अनुकूल करके, मतलब उसके विपरीत जा करके तो कई काम किए। आज जैसे पहले कभी कहते थे कि पहाड़ों में सड़कें मतलब बनाना बड़ा दुष्कर कार्य होता था, वो बनी, अब तो सुरंगें भी बनने लगी हैं, मतलब तमाम चीज़ें, तो ये प्रकृति से वो किया। तो इसमें इसके भी दुष्प्रभाव आए। और तीसरा रहा समन्वयवाद, मतलब समन्वयवाद का इस तरह से कि न तो उन्होंने नियतिवाद के उसे माने और न ये प्रकृति के खिलाफ गए, तो इन दोनों के बीच का रास्ता, ताकि प्रकृति को भी कोई नुकसान न है और हमें भी प्रकृति से मिलते रहे, तो ये समन्वयवाद की नीति थी। तो इसी तरह से कुल मिला के मतलब ये कहा जा सकता है कि जो प्रकृति का है तो कहीं न कहीं मानव में, उसकी गतिविधियों में या उसके जो भौगोलिक परिवेश पर कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अक्सर हम उत्तराखंड में देखते हैं भूस्खलन और वनानी हम देख रहे हैं हर साल आ रही है और कम होने की बजाय और ज़्यादा हो रही है। विभाग हो, सरकार उसको रोक पाने में समर्थ नज़र नहीं आ रहे जी। तो आपके पीछे इतनी बढ़ती हुई हर साल और ज़्यादा बढ़ने का क्या वजह आपको नज़र आती है? प्राकृतिक आपदाएँ हों या वनाग्नि हो या और कोई पहाड़ी भौगोलिक आपदाएँ हों? ये जो सवाल है दोनों भूस्खलन और वनाग्नि, अगर बात पहले भूस्खलन की करें तो भूस्खलन की दृष्टि से देखें, जैसा कि आप भी जानते ही हैं, सभी जानते हैं, एक क्या कहते हैं भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते एक मोटे रूप में मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो ये हिमालय है, जो इसकी जो संरचना हुई है, कहते हैं कि पहले यहाँ ये तैथी सागर था और दक्षिण से जो भी दो प्लेटें आई उत्तर की ओर, धीरे धीरे हिमालय अभी भी इसके उत्थान की प्रक्रिया है और इसमें कई बीच में वो भी हैं, कहते हैं भ्रंश, दरारें भी हैं छोटी मोटी।
और एक 2 दरारें, एक तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है वो आपके ये नीचे जो लेसर हिमालय को आउटर हिमालय से अलग करती है उसके बीच में है, पूरी पट्टी गई है। अगर उत्तराखंड में बात करें तो ये टनकपुर से लेते हुए रामनगर के नीचे से होते हुए इधर ये देहरादून के राजपुर से रहते हुए आगे ऐसे जाती है। अच्छा। एक और दूसरी है आपके जो लघु हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये एक बड़ी दरारें हैं। तो इनके बीच में और इससे ऊपर जो भी हैं और दाएं बाएं बीच में कई जगह पर दरारें हैं बहुत सारी। तो इन दरारों के वजह से भी लैंडस्लाइड आते हैं, कभी भूकंप आते हैं उसके वजह से भी आता है, और फिर ये जो अंदर की जो हलचल होती हैं इसके वजह से ये जो लैंडस्लाइड को आता है। और कई जगह पर जो लैंडस्लाइड, जो केवल मैं प्रकृति जनित कह रहा हूँ, और कई जगह पर हमारा कई हिस्सा ऐसा है कि हमारा बैरन लैंड है यहाँ, तो उनमें पेड़ नहीं है। तो उनमें जैसे बारिश का पानी आया तो अगर जैसे किसी जगह पर वनावरण होता है, वन होते हैं, तो क्या होता है बारिश के पानी जो आए वो सीधे ज़मीन पर नहीं पड़ा तो वो पेड़ पत्तियों में आता है, छन छन के धीरे धीरे नीचे जा कर के, और वो जल अवशोषित होता है। लेकिन जहाँ पेड़ नहीं है तो वहाँ क्या होता है, तेज़ बारिश आई या अतिवृष्टि हुई तो वो बस तेज़ बारिश के साथ उसकी मिट्टी और वो सीधे बहा करके नदियों के साथ ले गई, तो धीरे धीरे जो ज़मीन वहाँ की जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो वो भूस्खलन के कारण को भी वो पैदा करती है। अब ये समस्या पहले भी थी और चलते आ रही है, अभी भी है और भविष्य में भी बनते रहेगी। लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही, जहाँ तक जो मुझे ये देख रहे हैं, तो ये हमने हिमालय के साथ, या जैसे आप कहीं भी 4 धाम की बात करें, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इतने उच्च और भी कई जगह हैं, हमने इन उच्च जगहों में विकास करना तो अच्छी बात है, लेकिन हमने उस विकास को समन्वय शायद बनाने में कहीं ना कहीं गलती भी कर रहे हैं हम, या बहुत ज़्यादा उसके साथ हम प्रकृति के साथ एक प्रकार से दुर्व्यवहार ही कर रहे हैं। तो जो चीज़ नहीं हो, अब ये टूरिस्ट का प्रेशर देखिए कितने ज़्यादा हमने देखा, ये 4 धाम की चौड़ी सड़कें बन रही हैं, और जो इनकी तकनीक है वो पता नहीं कितनी सही है, ये लोग तो वही बता पाएंगे। तो अब ये जो मशीनों से कट हो रही, तो इससे भी कहीं ना कहीं भूस्खलनों को बढ़ावा मिल रहा है। और कई जगह है हिमालय में भी जो क्या कहते हैं, जो सड़कों के किनारे इन जगहों पर अब क्या हो रहा है, हमारा जो माइग्रेशन हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं और सड़कों के किनारे जो छोटे कस्बे हैं वो अब विस्तार पा रहे हैं, उनमें मतलब काफ़ी वृद्धि हो रही है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, ऐसी जगह कि जहाँ पर जो बसने लायक जगह नहीं है, चाहे वो ढालधारा, अल्मोड़े का ही मैं उदाहरण बताऊँ तो अल्मोड़े के कई हिस्सों में इतने बन गए कि अब वो क्या कहते हैं मकान बनने लगे हैं, तो वहाँ भी लैंडस्लाइड का खतरा है। जोशीमठ का भी आपने कुछ 1 आध साल पहले उदाहरण देखा, तो वो भी सर, तो ये कहीं ना कहीं जो मानव जनित कारण है, तो ये कहीं ना कहीं भूस्खलन को जन्म दे रहे हैं। तो हम लोग भी इसके पीछे उतने ही जिम्मेदार हैं, और प्रकृति के तो है ही, वो तो प्रकृति अपना जो चक्र करती है उसमें तो है ही, लेकिन हम इसको एक प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं। और ये भूस्खलन की घटनाएँ भी इसीलिए इनकी जो आवृत्ति बढ़ रही है, और इसमें जन की हानि, धन की हानि भी इसी वजह से बढ़ रही। और जहाँ तक वनाग्नि की बात है, वनाग्नि पहले भी होती थी, अभी भी, लेकिन अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी वन विभाग में ही थे, तो मैं भी उनके साथ कई जगह जब जहाँ उनकी नौकरी थी तो वहाँ मैंने पढ़ाई की, तो मुझे भी नज़दीक से देखने का ये अवसर मिला कि पहले जो लोगों की थी, जो मेरा अनुभव रहा कि ये जो गांव वालों की प्रत्यक्ष भागीदारी रहती थी। जब कभी जंगल में आग लगती थी, गांव वाले आते थे और वो सामुदायिक रूप से उस आग को बुझाते थे। एक तो ये कारण था, और दूसरा जो वन विभाग का था, पहले मुझे अच्छी तरह याद है, तो स्थायी रूप से मजदूर रखे जाते थे ये वनों को करने के लिए। तो उनका काम क्या होता था, वो फायर लाइन बनाते थे। तो जगह जैसे बीच में कहीं रेखा, तो बीच की उस रेखा, उसको उतने हिस्से में जो चीड़ की पत्तियां गिरती थी, क्योंकि जो आग लगती ज़्यादातर चीड़ के जंगलों में, तो जो उसकी पत्तियां बहुत ज्वलनशील होती हैं, और चीड़ भी खुद में अपने आप में ज्वलनशील पदार्थ होता है। फिर उसका जो फल होता है, जो ये चीड़ के उसका, तो वो क्या था, आग लगता है तो वो ढलान में लुढ़कता है, तो वो भी आग को बनाने। तो ये कई कारण हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक तो थोड़ा सा वन विभाग भी पता नहीं पहले की तरह, मुझे लगता है कि और ज़्यादा संवेदनशील बनना चाहिए, लेकिन कितना है ये कह नहीं सकते। लेकिन पुराने समय में लोगों का
ये समुदाय का, तो अपने वनों को बचाने का बड़ा क्रेज़ था। अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वन विभाग और ये जो जन समुदाय के जंगल हैं, इनका भी रिश्ता पता नहीं कितना पहले की तरह है या नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी कमी से भी ये जो है दोनों की, वनाग्नि की भी और ये भूस्खलन की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हमें खुद भी इसमें सोचना चाहिए। अब ये बड़ी चिंता की विषय की बात है कि अब पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, न तो क्या कहते हैं कोई आग बुझाने वाला है, और लेकिन गांव खाली होने के बाद जो मुख्य जगहों पर जो बसाशत बढ़ती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये भूस्खलनों को और या ये जो जितने नए रिजॉर्ट बन रहे हैं और ये हमारे और विकास कार्य जो बढ़ रहे हैं अनियोजित, तो इस हिसाब से उनको अगर पर्यावरण को ध्यान में रख कर बनाया जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इस पर मतलब रोकथाम की जा सकती है। कई कारण आपने गिनाए, अगर हम इन सब पे काम करें तो हो सकता है रोकथाम हो सकता है। जनभागीदारी तो कम हो रही है, हम डेटा में भी देखते हैं। काफ़ी सारे विषयों पे आपने बात करी। हम लोगों से बोलूँगा इस किताब में और कुछ भी है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है। हमने बस कुछ पहलुओं को छुआ है, आप ज़रूर इसको पढ़ें। तो हमसे बात करने के लिए, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत ठीक है, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।